ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैटल माइंड्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुणधर्म। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि आपके 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिमिलर है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके दो स्टैटिक चार्ज जो कि सामने आप लोगों को स्क्रीन पर Q1 और Q2 दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज आपके स्थिर आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है आप लोगों के R। इन दोनों स्टैटिक चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युतिक बल लगता है, उसको हम लोग यहाँ F से डिनोट करेंगे। और ये जो आप लोगों के बल है, मतलब फोर्स F है, वो इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, मतलब इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिक बल की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमें मिलती है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो इक्वेशन 4 में आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। यहाँ जो आप लोगों के K है वो आपके कांस्टेंट है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और हिंदी के अंदर स्थिर वैद्युतिक नियतांक कहते हैं। इस तरह से हमारे कूलम्ब्स लॉ का अगर हम लोग स्टेटमेंट निकालें तो वो हमें पता लगता है कि ये दो स्टैटिक चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और साथ ही उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये जो K हम लोगों ने देखा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युतिक नियतांक, इस K की वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ये आपका K मोस्टली आपके डिपेंड करता है जो भी आप लोगों के चार्जेस हैं उनके बीच के मीडियम पे। नॉर्मली सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें इस K की वैल्यू की, तो ये आपके वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मतलब निर्वात में, वायु में या फिर आप लोगों के फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू, इसका मान सबसे ज्यादा होता है, जो कि 9 × 10⁹ के बराबर होता है। और यूनिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं पिछला जो हमारा फॉर्मूला है उससे। दूसरी हमारे पास में इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0 के बराबर। ये वैल्यू आप लोगों के वैक्यूम में होती है। यहाँ ε0 जो कि आप लोगों को यहाँ इस स्क्रीन में इस जगह यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ε0 आप लोगों के इस निर्वात की, मतलब वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को शो करता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आप लोगों के फोर्स की वैल्यू चार्जेस के बीच में ज्यादा होगी। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करें आगे, इस K की वैल्यू में जो ε0 है, ये आप लोगों के वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 वैल्यू रखता है। इसके यूनिट K के इनवर्स होगी और इससे हम लोग डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करें, अगर वैक्यूम नहीं हो, मीडियम हो, तो आप लोगों के इनकी वैल्यूज, फोर्स की वैल्यूज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर वैक्यूम नहीं हो तो मीडियम हो, तो हमारे पास में यहाँ इस सेकंड इक्वेशन में जो आपके वैल्यू मिल रही है वो हो जाती है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मीडियम के केस में है। यहाँ एप्सिलॉन जो कि यहाँ पर आप लोगों को इस लास्ट इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं, मतलब हिंदी में माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी में पराविद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे ε r से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में इसकी वैल्यू क्लियर दे रखी है कि F/Fm, जहाँ F आप लोगों के इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है, मतलब यदि आप लोगों के दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात हो तो उस केस में स्थिर वैद्युत बल का मान F, और स्टैटिक चार्जेस के बीच में अगर मीडियम हो तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू
Fm होती है जो कि डिनोट की गई है। एप्सिलॉन r आप लोगों के इन दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज ध्यान में रखने की ये है कि हमेशा वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता की वैल्यू सबसे कम होती है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और मीडियम जैसे जैसे आप लोगों के हम लोग लेते हैं वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन r की वैल्यू कभी भी आप लोगों के एक से कम नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू एक के बराबर होगी या एक से ज्यादा होगी। यहाँ पर एप्सिलॉन r एक चीज और बताता है जो कि आप लोगों के सीधा सा कंपैरिजन है कि किसी मीडियम में वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम के कंपेयर में फोर्स की वैल्यू कितनी कम होगी। ये आप लोगों के रिलेशन भी ये चीज एप्सिलॉन r बताता है। हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों मीडियम आने पर दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने दो चार्जेस लिए हैं, बट इनकी बीच की डिस्टेंस वही रखी है जो पहले मैंने रख रखी थी। दोनों यहाँ पर चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, जो पहले लिए थे वही हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये मैंने स्क्रीन पे यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसके पास में ये आपके जो मटेरियल है या मीडियम है, इसका कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल होगा। उस मॉलिक्यूल के इंडक्शन के कारण जो भी आप लोगों के अपोजिट चार्ज है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है इससे दूर होंगे। ये नेगेटिव चार्ज इसके बीच में एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज और इसके ये मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लग गया। ऐसा ही इस तरफ भी आप लोगों के इस पॉजिटिव चार्ज और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होने लग गया। तो कुल मिला के हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 की अगर बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन के कारण जो नेट फोर्स होगा पहले से कम हो जाएगा। इस कारण आप लोगों के मीडियम आने पर दोनों स्टैटिक चार्ज के बीच में वैक्यूम के कंपेयर में फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। इस एप्सिलॉन r की वैल्यू हम लोग अगर परमिटिविटी की फॉर्म में निकालना चाहें तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करके हमें रिलेशन मिलता है ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता है। यहाँ से हम लोग किसी भी एक मीडियम की वैद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वाटर जल की आप लोगों के एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक की वैल्यू 80 है, तो 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आप लोग वाटर की परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता आसानी से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसे कई न्यूमेरिकल्स और सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन r एक आपके डायमेंशन लेस मतलब विमाहीन राशि होती है, क्वांटिटी होती है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्लियर दिख रखा है कि जो F वैक्यूम में और मीडियम में F मतलब फोर्स है ऊपर और नीचे, तो दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इसके बाद में कुछ मटेरियल्स हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी होगी। कंडक्टर चालकों के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मतलब अनंत होती है। मतलब अगर दो स्टैटिक चार्ज के बीच में स्थिर आवेशों के मध्य धातु मेटल रख दी जाए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो आप लोगों के जीरो हो जाता है। फ्री स्पेस मतलब निर्वात की आप लोगों के आपेक्षिक वैद्युतशीलता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होती है। वाटर की 80 होती है, जो कि अभी मैं एक एग्जांपल में बोल भी चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म स्थिर वैद्युतिक बल का सदिश रूप। यहाँ स्क्रीन पर मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है जो कि इसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बाकी सब तो सेम है, बट Q1 Q2 के अपॉन में यहाँ मैंने इन Q1 Q2 के बीच में जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, जो कि यहाँ r वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ ये यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश है उसी विस्थापन सदिश का r वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर का ये आपके यूनिट वेक्टर है। इसकी वैल्यू 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखी है कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर हमें एक और इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म इस तरह से मिलती है। इसके बाद में इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर हम लोग दो Q1 और Q2 चार्जेस लें जिनका ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश r1 है, ऐसे Q2 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ओरिजिन O से r2 है।
यहाँ पर इस Q2 पर इस Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F21 बोलते हैं, मतलब Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से इस Q1 चार्ज पर आप लोगों के ये जो Q2 है वो फोर्स लगा रहा है F12। अगर मैं बात करूं Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए गए फोर्स मतलब F21, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा R21। ऐसे अगर मैं बात करूं Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए फोर्स, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूंगा R12। ये दोनों आप लोगों के F21 और F12 में इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ली जाएंगी। आगे हम लोग जब वैल्यू रखते हैं इनकी F21 की, तो यहाँ पर क्लियर दे रखा है मैंने, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिया है तो वो मैंने R21 लिया है, और ऐसे यूनिट वेक्टर R21। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में मिलाऊं, तो उस स्ट्रेट लाइन पर ही आप लोगों के ये F21 और F12 फोर्सेस होंगे। हमेशा ये आप लोगों के एक ही लाइन पर मिलेंगे। इसके बाद में अगले R21 की जो वैल्यू है, मतलब आपके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21, ये R2 माइनस R1, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि R2 यहाँ पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज के लिए और R1 पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज के लिए। आगे फर्दर इनकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट या पुट करते हैं, पुट करने पर हमें इस तरह से वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से हम लोग F12 की वैल्यू फाइंड करते हैं और हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दो F21 और F12 की वैल्यू मिल जाती है। अब 11th क्लास से वेक्टर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ चुके हैं, जो कि इस R21 और R12 के बीच में है। जो रिलेशन है वो मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1, ये आपको दे रखा है यहाँ नीचे स्क्रीन पे, इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है R21 और R12 के, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। ये हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू माइनस R1 माइनस R2 होता है। मतलब कहने का यहाँ ये माइनस जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं F21 को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो वो वैल्यू हमें F12 के इक्वल मिलेगी। तो एज ए कंक्लूजन हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है, ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं। इस तरह से ये एक्शन रिएक्शन को, जो कि आपके न्यूटन थर्ड लॉ है, उसको भी पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब अभी तक जितना भी पढ़ा उसका हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट आता है कि आपके जो कूलम फोर्स होता है वो आप लोगों के सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स से मतलब है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो ये दो Q1 और Q2 चार्ज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इनके चार्जेस के एक दूसरे के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं F21 और F12, ये एक इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग होते हैं, अनुदिश होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो F21 है, मतलब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो Q2 के सेंटर की ओर जा रहा है। ऐसे ही Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है F21, वो इस Q1 के सेंटर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये आप लोगों के दोनों फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप लोगों के सेंट्रल फोर्स होते हैं नेचर में। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपके है कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बट अगर कोई एक चार्ज मूविंग कंडीशन में हो, जैसे स्क्रीन पे आप लोगों के चार्ज मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस केस में आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू QVB, जो कि हम लोग 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, होती है, जहाँ पर B आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में जो आपके थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट आप लोगों को ये बताता है कि अगर दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में 10⁻⁻15 मीटर से या उससे कम हो दूरी, तो उन दोनों स्टैटिक चार्ज के बीच में आप लोगों के न्यूक्लियर फोर्स वर्क करते हैं, मतलब नाभिकीय बल कार्य करते हैं। यहाँ
इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करते हैं। ये जो आपके न्यूक्लियर फोर्स हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माने जाते हैं और ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब चार्ज का नेचर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन ये यहाँ तक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके जो पॉइंट है फोर्थ, वो आपको बताता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रखे हैं, इनके बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रहे हैं F21 और F12, इस केस में आप लोगों के कोई तीसरा चार्ज इनके बीच पास में नहीं है। मान लो F21 की वैल्यू 100 न्यूटन है तो F12 की वैल्यू भी आप लोगों के 100 न्यूटन होगी, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब एक तीसरा चार्ज में लेकर आता हूं इनके पास में, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस F21 की वैल्यू जो 100 है और F12 की वैल्यू जो 100 है, क्या चेंज होती है? ये बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब ये है कि इन दोनों के कारण आपस में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर मैं ओवरऑल इन तीनों चार्जेस के सिस्टम के नेट फोर्स की बात करूं तो आप लोगों के वो पहले से चेंज हो जाती है, जो कि दो चार्जेस के कारण थी। इसके बाद में जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि जो कूलाम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम और कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है ये 1/r स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इनकी वैल्यू कम होती है और वो इनके स्क्वायर मतलब r स्क्वायर की वैल्यू के इनवर्सली होती है। ये आप लोगों के इनवर्स लॉ कहलाता है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है, कंजर्वेटिव या संरक्षी को हम लोग यूं कह सकते हैं कि अगर आप लोगों के इनके थ्रू कोई वर्क कराओ, वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो आप लोगों के कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। इसलिए ये आप लोगों के कूलम बल या कूलम फोर्स भी आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको जो भी कोई डाउट हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। फर्दर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक पर प्रेस करें। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मेरे बैटल माइंड्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं और साथ ही मेरे फेसबुक पेज बैटल माइंड्स एकेडमी पे भी अवेलेबल है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक गिवन है, जहां पर आप लोग क्लिक करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।